नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिग्विजय सिसोदिया और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी जो है उसका गोल्डन एरा कब कब से शुरू हुआ था, तो वो है 1850 से लेके 1915 के बीच में अपनी माइक्रोबायोलॉजी का गोल्डन एरा था। यानी उस टाइम ये पीक पे थी अपने। ठीक है बच्चों, अब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं जो उसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्पेशलाइजेशन करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोले तो स्पेशलिस्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्पेशलाइजेशन कर रखी हो। फिर माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन पूछते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है, तो माइक्रोबायोलॉजी इज अ साइंस दैट डील्स विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर इफेक्ट्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये डेफिनेशन दी थी अपने लुइस पास्चर ने। कौन सा साइंटिस्ट ने दी थी? लुइस पास्चर ने। इस डेफिनेशन से लुइस पास्चर क्या कहना चाहते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो कि डील करती है किसके साथ? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ डील करती है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोले तो सूक्ष्म जीव बोल दो हिंदी में, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि जस्ट लाइक वायरस हो गया, बैक्टीरिया होगा, पैथोजेंस हो गए, ये सब क्या है? अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इनके साथ अपनी माइक्रोबायोलॉजी क्या करती है? डील करती है। ठीक है बच्चों। एंड देयर इफेक्ट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या इफेक्ट होता है, उन सब की स्टडी कौन करता है? माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट डेफिनेशन क्या आ जाती है? अपने को हमेशा दो डेफिनेशन याद रखनी है हर टर्मिनोलॉजी या हर क्वेश्चन की। ठीक है बच्चों, ताकि क्या है एग्जाम के टाइम में एक डेफिनेशन अपन को पक्की याद ही रहे, आराम से लिख सके। तो नेक्स्ट डेफिनेशन जो कि किसने दी थी? जे गर्नेट। ठीक है, अब इनकी क्या डेफिनेशन है जे गर्नेट की? कि माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर यूनिसेलुलर और सेल क्लस्टर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। यानी कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है? एक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर यूनिसेलुलर, यानी कि जो कि यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल से बने होते हैं। ठीक है बच्चों, और जिनको अपन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, यानी जिनको सिर्फ अपन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन अपने को याद रख लेनी है। फिर अपन देखते हैं कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है अपने एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कौन है, तो वो है अपने लुइस पास्चर। कौन है? लुइस पास्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो माइक्रोबायोलॉजी इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन। माइक्रोबायोलॉजी एक असेंशियल पार्ट है नर्सिंग एजुकेशन का। नर्सेज नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, तो नर्सेज जो होती है उनको नीड होती है माइक्रोबायोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की। कारण क्या है कि माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी करने के बाद नर्सेस को क्या हेल्प होती है? प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि इस इन्फेक्शन जो होते हैं ना उसको स्प्रेड होने से बचाने के लिए। प्रिवेंट बोले तो बचाना, तो इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाने के लिए, स्प्रेड मीन्स फैलना एंड प्रिवेंट मीन्स बचाना, तो इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाने के लिए नर्सेज को माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी पड़ती है। ठीक है, डायग्नोस के करने के लिए, किस पेशेंट को डायग्नोस करना है किसी पेशेंट को, तो उसके लिए भी माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी पड़ती है। नेक्स्ट है कि किसी डिजीज़ को ट्रीट करना है या फिर उसको प्रोवाइड करनी है, पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए भी अपनी माइक्रोबायोलॉजी ज़रूरी है नर्सेज को पढ़नी। ठीक है बच्चों, हियर आर सम इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी के इम्पोर्टेंस क्या क्या है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला, पेशेंट की सेफ्टी के लिए या पेशेंट को एजुकेशन देने के लिए। दूसरा हो गया पब्लिक हेल्थ के लिए। तीसरा हो गया टू कलेक्ट स्पेसिमेन, स्पेसिमेन को कलेक्ट करने के लिए भी माइक्रोबायोलॉजी की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। एंड लास्ट है नर्सिंग प्रैक्टिसेस, यानी नर्सिंग के अंदर जो भी प्रैक्टिसेस होती है वो सब करने के लिए भी माइक्रोबायोलॉजी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है कि हिस्टोरोक क्या है, एक मिनट, ऑन है रिकॉर्डिंग? ठीक है, हाँ ऑन है, ऑन है, ठीक है रिकॉर्डिंग। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। देखिए, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है कि माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री कुछ किस प्रकार है, कहाँ से शुरू हुई थी, कौन है उसके फादर है, कुछ
वो सब उसके बारे में बेसिक से डिटेल के बारे में अपन को पढ़ना है। तो सबसे पहले एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो कि कौन है, अपने फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। अब हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बिगिन विद द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है, जब से माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन इन्वेंशन स्टार्ट हुआ था, यानी कि जब से माइक्रोस्कोप की खोज शुरू हुई थी ना, तब से अपने माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाती है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर फर्स्ट सीन इन 1675 बाय अ डच मैन कॉल्ड एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सबसे पहले किसके द्वारा देखा गया था, 1675 के अंदर देखा गया था। और किसके द्वारा देखा गया था, एक डच मैन, डच एक जगह का नाम है, तो डच मैन के द्वारा देखा गया था, जो कि कौन थे, अपने एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा था 1675 के अंदर। लुइस पास्चर, अब लुइस पास्चर कौन थे, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। नॉर्मल माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन थे, अपने एंटोन वॉन लीवेनॉक। एंड मॉडर्न बायोलॉजी के फादर कौन है, अपने लुइस पास्चर, जो कि 1922 से लेकर 1995 तक थे। ठीक है, अब इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है अपनी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, तो सबसे पहले देखते हैं कि कंट्रीब्यूटेड बेस्ट इन माइक्रोबायोलॉजी कि स्टरलाइजेशन जो था ना, टेक्निक्स अपने नॉर्मली हॉस्पिटल्स के अंदर अपन स्टरलाइजेशन टेक्निक यूज करते हैं इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, वो किन्होंने दी, अपने लुइस पास्चर साहब ने। सेकंड है कि हॉट एयर ओवन, ये भी लुइस पास्चर ने दिया। ऑटोक्लेव मशीन जो अपन ने देख रखी है ना हॉस्पिटल के अंदर होती है, जिससे अपन इंस्ट्रूमेंट वगैरह को स्टरलाइज करते हैं, तो वो ऑटोक्लेव वाला मैकेनिज्म भी पूरा लुइस पास्चर जी ने दिया। सेकंड लास्ट फिर है कि एंथ्रेक्स वैक्सीन, ये एक वैक्सीन का नाम है एंथ्रेक्स वैक्सीन, वो भी लुइस पास्चर ने दी। रेबीज़ वाली वैक्सीन भी इन्होंने ही दी है। और एक और वैक्सीन थी कॉलेरा, हाँ कॉलेरा की वैक्सीन भी लुइस पास्चर जी ने भी दी थी। एंड लास्ट है कि बिल्ट द पास्चर, ठीक है, हाँ पास्चुराइजेशन भी इन्होंने ही दिया था लुइस पास्चर ने। ठीक है, पास्चुरेशन का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि दूध के ऊपर लिखा हुआ होता है कि पास्चुराइज्ड मिल्क, पास्चुराइज्ड मिल्क। एंड बियर के ऊपर भी लिख रखा होता है कि पास्चुराइज्ड बियर। वाइन एंड मिल्क दो ऐसी चीज़ है जो कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो इनको क्या करना पड़ता है, इन्फेक्शन या सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड होने से बचाने के लिए इनको क्या करना पड़ता है, पास्चुराइज करना पड़ता है। तो वो पास्चुराइज टेक्निक या पास्चुराइजेशन जो टेक्निक है वो अपने लुइस पास्चर जी ने दी थी, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट किया जा सकते या उनको स्टॉप किया जा सके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। ठीक है बच्चों? अब नेक्स्ट अपन के साइंटिस्ट कौन है, रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच कौन थे, पहले तो ये 1843 से 1910 तक थे, ये याद रखना है। फिर ये कौन थे जिन्होंने, ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे। रॉबर्ट कॉच कौन थे, एक जर्मन साइंटिस्ट थे। फॉर्मुलेटेड दी बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक्स, इन्होंने क्या किया था कि बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक्स दी थी, किन्होंने, रॉबर्ट कॉच ने। एंड स्टेनिंग मेथड दिया था रॉबर्ट कॉच ने। एंड लास्ट काम किया था इन्होंने कि डिस्कवर दी मायोबैक्टीरियम एंड विब्रो कोलेरा। ठीक है, तो मायोबैक्टीरियम किसने दिया था, अपने रॉबर्ट कॉच साहब ने दिया था। तो ये अपने तीन साइंटिस्ट को याद रखना है, एंटोन वॉन लीवेनहॉक, लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कॉच। अब माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचेस कौन कौन सी है, तो वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहली है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, सेकंड है कौन से, फार्मेकोस्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेकोस्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। फिर है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, नेक्स्ट है माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, नेक्स्ट है फूड माइक्रोबायोलॉजी, फिर है एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, फिर एंड देन प्लांट माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, देन सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, देन वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी, देन एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, देन वाटर माइक्रोबायोलॉजी, फिर है एरो माइक्रोबायोलॉजी, फिर है बायोटेक्नोलॉजी। ये है कुछ इस प्रकार ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इनमें से कुछ मेजर मेजर जो मेन मेन है आप वो याद रख लीजिए, चार पांच नाम वही है, काफ़ी क्वेश्चन में पूछे तो ये सब लिख देना। फिर अपन चलते हैं अपने जो कोच साइंटिस्ट है ना, कोच पोस्ट्यूलेट्स, कौन है, कोच पोस्ट्यूलेट्स, ओके कोच पोस्ट्यूलेट्स। तो इन्होंने क्या किया था, कोच पोस्ट्यूलेट्स ने, तो द ऑर्गेनिज्म शुड बी रेगुलरली फाउंड इन द लेसन ऑफ द डिजीज, ओके, कि जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो रेगुलरली फाउंड होते हैं किसके अंदर, डिजीज के अंदर। ठीक है, फिर इन्होंने बोला था कि इट शुड बी अ पॉसिबल टू आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म एंड कल्चर्ड इन प्योर फॉर्म, ओके, कि जो
अपने अपने जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनको आइसोलेट करने के बाद प्योर फॉर्म में अपन उनको आइसोलेट कर सकते हैं। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है ना, उनको आइसोलेट करके अपन इन्फेक्शन को प्रिवेंट होने से बचा सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को होने से अपन रोक सकते हैं। कैसे? आइसोलेट करके। ठीक है, तो इट शुड बी पॉसिबल टू आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म एंड कल्चर्ड इन प्योर फॉर्म। यानी कि ऑर्गेनिज्म को अपन प्योर फॉर्म में आइसोलेट कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा था कि द आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म विच इज इन कोलोरेटेड इनटू सुटेबल लैब एनिमल शुड बी प्रोड्यूस अ सिमिलर डिजीज। ओके, ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, अपने सिमिलरली डिजीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। फिर है कि इट शुड बी पॉसिबल टू री आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड होस्ट। ओके, ये कहना चाहते हैं कि जो अपने ऑर्गेनिज्म है उनको रीआइसोलेट भी किया जा सकता है। तो कुछ इस प्रकार थी अपने कोच पोस्टुलेट्स की इम्पोर्टेंस, जो भी इन्होंने क्या क्या किया, इनके रोल्स क्या क्या हुए, जो जो इन्होंने काम किया है वो कुछ इस प्रकार थे। ठीक है बच्चों। फिर अपन देखते हैं कि स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के क्या क्या स्कोप है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल सकता है इस बार, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या है। तो सबसे पहला है क्या कि इट्स प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स कौन प्रोड्यूस करते हैं, अपने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं अपन वो सब। प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, वैक्सीन्स, बायोसर्फेक्टेंट्स, अल्कोहलिक एंड अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इनका भी ये प्रोडक्शन करता है अपना माइक्रोबायोलॉजी। फिर हो जाता है डायग्नोसिस ऑफ डिजीज एंड ट्रीटमेंट। यानी कि किसी भी डिजीज़ का डायग्नोस करने के लिए या उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी अपन को माइक्रोबायोलॉजी के अंदर देखने को मिलती है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल है, ये क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री का जो वेस्ट मटेरियल है अपने, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी माइक्रोबायोलॉजी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है बच्चों। फिर है प्लांट ग्रोथ प्रमोशन। प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए भी माइक्रोबायोलॉजी बहुत ज़रूरी है। फिर है स्टेराइल प्रोडक्ट प्रिपरेशन। प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, उनको स्टेराइल यानी कि फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन करने के लिए भी माइक्रोबायोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फिर स्टेलाइजेशन, देन है स्टेरॉयड बायो ट्रांसफॉर्मेशन, देन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए भी अपन को माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी पड़ती है। फिर है टेस्टिंग ऑफ माइक क्या है, फार्मास्यूटिकल्स। यानी कि फार्मास्यूटिकल्स की टेस्टिंग के लिए भी माइक्रोबायोलॉजी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन की प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या क्या है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है कि ये एनवायरमेंटल सैनिटाइजेशन है। ठीक है, एनवायरनमेंट को कैसा कर देती है, एकदम शुद्ध कर देती है, तो एनवायरमेंटल सैनिटेशन है। फिर है प्रॉपर वेंटिलेशन। ठीक है, फिर है क्लीनिंग का भी काम करती है ये माइक्रोबायोलॉजी। फिर है कि डिस्करेज हाउस होल्ड पेट्स एंड इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, उनको डिस्चार्ज करने के लिए, हाउस से डिस्चार्ज करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। फिर है क्लीनलीनेस ऑफ फूड एंड किचन यूटेंसिल्स। यानी कि जो अपने किचन के अंदर जो फूड है उनको क्लीन यानी कि साफ़ सुथरा बनाए रखने के लिए, जो किचन के अंदर यूटेंसिल्स यूटेंसिल्स बोले तो जो किचन के अंदर जो भी सामान पड़ा रहता है ना, जो भी किचन के अंदर यूज़ में लिया जाने वाला, उपयोग में लिया जाने वाला सामान है, उसको यूटेंसिल्स बोलते हैं। तो उनको भी क्लीन बनाए रखने के लिए अपनी माइक्रोबायोलॉजी बहुत ज़रूरी है। फिर है हैंड वॉशिंग एंड डिसइंफेक्टेंट टेक्निक्स जो है, उसके लिए भी अपनी माइक्रोबायोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फिर है कि पर्सनल हाइजीन के लिए भी। नेक्स्ट है अपने नर्सिंग पेशेंट एट होम। ओके, ये क्या लिख रखा है, एक मिनट, ये मिस्टेक है, सॉरी यहाँ पे। अपन नेक्स्ट देख लेते हैं कि हेल्थ एंड इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए भी अपनी माइक्रोबायोलॉजी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आती है। सबसे पहली है एरोब्स या एरोबिक। एरोबिक बोले तो वाइविया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट नीड ऑक्सीजन फॉर देयर लिविंग एंड ग्रोथ। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको जिंदा रहने के लिए, जिनको लिविंग रहने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड रहती है, यानी कि वो ऑक्सीजन के अंदर ही लीव कर सकते हैं या ग्रोथ कर सकते हैं, उनको बोलते हैं एरोबिक। देन आ जाता है एनएरोबिक, यानी कि अवायवीय, जिनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड नहीं रहती है, वो बिना ऑक्सीजन के भी लीव कर सकते हैं या ग्रोथ कर सकते हैं। फिर अपना आ जाता है इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन क्या है, बॉडी रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन दैट इंक्लूड रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, पेन
पस एंड साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन बेसिकली क्या है, एक ऐसा रेस्पॉन्स है बॉडी का इन्फेक्शन के प्रति जिसके अंदर अपनी बॉडी क्या कर देती है, बॉडी के अंदर रेडनेस देखने को मिल जाती है, स्वेलिंग देखने को मिलती है, या हीट, पेन, पस एंड साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आ जाता है नोजोकोमल इन्फेक्शन। नोजोकोमल इन्फेक्शन को HAI भी बोलते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। जिसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर होता है नोजोकोमल के अंदर कि ये इन्फेक्शन अपने को हॉस्पिटल के अंदर होता है आफ्टर 48 आवर्स। जब पेशेंट 48 घंटे के अंतराल के बाद जब पेशेंट को इन्फेक्शन कोई होता है तो उसको नोज़ोकोमल इन्फेक्शन बोलते हैं, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद होता है पेशेंट को। ठीक है बच्चों, एन इन्फेक्शन दैट डेवलप्स इन हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट। ठीक है, जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट होता है ना, उसको ये इन्फेक्शन होता है। फिर प्राइमरी इन्वेडर्स। प्राइमरी इन्वेडर्स क्या होता है, द फर्स्ट और इनिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज इन्फेक्शन, यानी कि सबसे पहले कॉज करने वाला इन्फेक्शन, जो सबसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले करेगा कॉज इन्फेक्शन को, उसको बोलते हैं अपना प्राइमरी इन्वेडर्स। ठीक है, तो द फर्स्ट या इनिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज इन्फेक्शन। फिर आ जाता है वायरुलेंस। वायरुलेंस क्या होता है, द डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो अपने को वायरस या सॉरी क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर एंटर होगा, अब वो कितना मतलब कि क्रिटिकल है, कितना क्रिटिकल है वो। ठीक है, किस हद तक वो अपनी बॉडी को डैमेज करेगा, बॉडी ऑर्गन्स या बॉडी फंक्शनिंग को कित किस हद तक वो डैमेज करेगा, उसको बोलते हैं वायरोलेंस, यानी कि डिग्री। द डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी, यानी कि द डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पैथोजेनिसिटी यानी कि क्षमता। सीधी सी बात है, वायरोलेंस मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्षमता, यानी कि वो किस हद तक अपनी बॉडी ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। फिर आ जाता है बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया एमिया, यानी कि प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन ब्लड। बैक्टीरिया के अंदर जब ब्लड प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ब्लड के अंदर अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं बैक्टीरिया एमिया। ओके बच्चों, फिर आ जाता है पस। पस क्या होता है, येलो कलर लिक्विड प्रोडक्ट ऑफ इन्फ्लामेशन। ये एक इन्फ्लामेशन का साइन एंड सिम्टम्स है, जो कि पस के फॉर्म में अपन को दिखता है, जो कि एक येलो लिक्विड होता है बेसिकली। पस मीन्स एक येलो लिक्विड जो कि इन्फ्लामेशन के टाइम दिखता है। फिर आ जाता है सब क्या, सपुरेशन। सपुरेशन, अब ये सपुरेशन क्या है, सपुरेशन है या सप्रेशन है, सॉरी सप्रेशन। सप्रेशन सप्रेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ पस फॉर्मेशन। जब बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन के टाइम पस फॉर्मेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को सप्रेशन बोलते हैं। अब ये क्या है, रिकेट्सिया। रिकेट्सिया क्या है, ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर ट्रांसमिटेड बाय वेक्टर्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप जो कि ट्रांसमिट होता है वेक्टर के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं, रिकेट्सिया। फिर आ जाता है टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स क्या है, टॉक्सिन सीधी सी बात है पॉइजन्स दैट आर रिलीज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुए वो पॉइजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, और जो जब वो पॉइजन को रिलीज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, टॉक्सिन्स, यानी कि जहरीला। फिर आ जाता है एक्यूट इन्फेक्शन एंड क्रोनिक इन्फेक्शन। एक्यूट जो कि शॉर्ट टर्म के लिए है, सडन है, ऑनसेट है, एंड शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, यानी कि एक्यूट सीधी सी बात है शॉर्ट टर्म के लिए, एंड क्रोनिक मीन्स लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन। एक्यूट इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, एन इन्फेक्शन ऑफ सडन ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी कि ऐसा इन्फेक्शन जो कि सडन तुरंत हो, एंड शॉर्ट ड्यूरेशन यानी थोड़े समय के लिए हो, उसको बोलते हैं एक्यूट इन्फेक्शन। नेक्स्ट है क्रोनिक इन्फेक्शन, एन इन्फेक्शन ऑफ स्लो प्रोग्रेशन एंड लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी कि ऐसा इन्फेक्शन जो कि धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है एंड लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, उसको बोलते हैं क्रोनिक इन्फेक्शन। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा इन्फेक्शन का सॉरी माइक्रोबायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे चैनल पे बायो में जाके, अबाउट में जाके व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं ये नोट्स अपलोड करूँगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।